दोस्तों, जब बात बिजनेस की होती है तो इस देश में बहुत बड़े बड़े नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अंबानीज, अडानीज, बिरलाज। बट एक नाम ऐसा भी है जिन्होंने बिजनेस तो किया पर बिजनेस से पहले देश का सोचा, जिन्होंने अपनी जेब भरने से पहले लोगों की जेब का हाल देखा, जिन्होंने पैसे के साथ साथ सम्मान भी कमाया। मैं बात कर रहा हूँ सर रतन टाटा की। आज रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। टाटा आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर में घुस चुका है। आईटी में इनकी कंपनी टीसीएस है, अपैरल में जूडियो और वेस्ट साइड है, व्हीकल्स में टाटा मोटर्स है, फिर टाटा स्टील, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ऐसी 100 से ज्यादा कंपनीज है जो आज टाटा के अंडर ऑपरेट करती है। बट यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। करीब 150 साल की कड़ी मेहनत के बाद टाटा ग्रुप यहाँ तक पहुँचा है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा ग्रुप की शुरुआत कहाँ से हुई, इन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया और सर रतन टाटा के आने के बाद इन्होंने क्या क्या चीजें बदली जो ये ग्रुप आज अपार संपत्ति के साथ साथ करोड़ों लोगों के सम्मान का भी हकदार बन पाया है। इसके अलावा लास्ट में हम ये जानेंगे कि रतन टाटा सर के जाने के बाद अब टाटा ग्रुप को कौन चलाने वाला है। टाटा ग्रुप की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। इनका बर्थ 1839 में गुजरात की एक पारसी फैमिली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नुसरवानजी टाटा था। पेशे से वो एक कॉटन ट्रेडर थे और इसी लेगेसी को बाद में जमशेदजी टाटा ने आगे बढ़ाया। जमशेदजी ने 1858 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की और उसके तुरंत बाद उन्होंने पिताजी के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब कॉटन का काम करते करते इनका टेक्सटाइल बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। उस वक्त मुंबई एक मेजर पोर्ट था जहां से कॉटन एक्सपोर्ट होता था, लेकिन वहां कॉटन प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज बहुत कम थी। इसीलिए 1874 में इन्होंने एक्सप्रेस मिल्स के नाम से नागपुर में एक टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। अब नागपुर भारत के सेंटर में था, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स का एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इजी हो गया। साथ ही इन्होंने अपनी मिल्स में मॉडर्न मशीन्स एंड बेटर वेंटिलेशन को भी इंट्रोड्यूस किया। अब टेक्सटाइल का काम अच्छा चलने लगा था, पर फिर भी जमशेद जी को एक प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ रही थी और वो थी लोगों को मैनेज करना। उस टाइम वर्कर्स बहुत ज्यादा छुट्टियां कर रहे थे। कोई बीमारी का बहाना बना रहा था, कोई घर की प्रॉब्लम्स बता रहा था, हर कोई अपनी मर्जी से 4-4, 5-5 दिन की छुट्टी ले रहा था और इस सब में बहुत काम खराब हो रहा था। लेकिन आप जमशेद जी के विजन को देखो। इन्होंने वर्कर से ये नहीं कहा कि इतनी छुट्टियां क्यों करते हो, पैसे काट लूंगा या काम से निकाल दूंगा। नहीं, इन्होंने उल्टा वर्कर्स के लिए वेकेशन और फैमिली हॉलीडेज इंट्रोड्यूस कर दिए। साथ ही मेडिकल और पेंशन जैसी सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी। इनका मानना था कि अगर हम वर्कर्स को एक परिवार की तरह रखेंगे तो वो ज्यादा लॉयल्टी से काम करेंगे और ऐसा हुआ भी। वर्कर्स अब रेगुलरली काम पर आने लगे और उनकी काम करने की स्पीड भी काफी बढ़ गई। टेक्सटाइल के बाद इन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाने का सोचा। जमशेद जी एक विजनरी बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक प्राउड इंडियन भी थे। एक बार इन्हें बॉम्बे के एक प्रेस्टिजियस ब्रिटिश होटल में एंट्री नहीं दी गई थी क्योंकि ये एक इंडियन थे और उस टाइम कलर को लेकर वैसे भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसीलिए इन्होंने 1903 में मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल की नींव रखी। ये इंडिया का पहला 5 स्टार होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर्स और रशियन शैंडलियर्स जैसी काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये होटल भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो टाटा ग्रुप के नाम है। इसके अलावा जमशेद जी टाटा का सबसे बड़ा और एम्बिशियस सपना था एक स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करना जो भारत को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के राह पर ले जाए। उस टाइम स्टील इंडस्ट्री की ग्लोबल लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंस थी, पर भारत ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट था। इन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए काफी रिसर्च की और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से सलाह भी ली, पर अफसोस इनके जीते जी ये सपना पूरा ना हो सका क्योंकि 19 मई 1904 को इनकी डेथ हो गई। फिर इसके बाद टाटा ग्रुप का दारोमदार जमशेद जी टाटा के बेटे दोराबजी टाटा के कंधों पर आ गया। दोराबजी ने अपने पिता के इस सपने को आगे बढ़ाया और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की शुरुआत की। ये भारत का पहला स्टील प्लांट था और इसे जमशेदपुर में स्टैब्लिश किया गया था। जमशेदपुर एक ऐसी लोकेशन थी जहां आयरन और कोल और वाटर रिसोर्सेज की काफी तगड़ी अवेलेबिलिटी थी। साथ ही दोराबजी ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंग्लैंड से इंजीनियर्स को हायर किया था ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज प्रोड्यूस की जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करना इतना आसान काम नहीं था। इस काम में इन्हें काफी टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल इश्यूज को फेस करना पड़ रहा था। इसके अलावा उन दिनों ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल भी एक मेजर चैलेंज था।
लेकिन दोराबजी रुके नहीं। इन्होंने जैसे तैसे करके फाइनेंसेस को अरेंज किया, गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अंततः 1912 में टाटा स्टील के प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद तो इन्होंने वॉर इक्विपमेंट्स, टैंक्स, रेलवेज और हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आयरन और स्टील बनाना स्टार्ट कर दिया। टाटा की स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि ये बहुत जल्दी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो गए और आज करीब 110 साल बाद भी इनकी ये लेगेसी बरकरार है। इसके बाद दोराबजी ने भारत के लिए एक और तगड़ी चीज की और वो थी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। ईयर 1915 में खापोली में इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सेटअप किया गया। इसे बिल्कुल नेचुरल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया था और इस तरह टाटा पावर की शुरुआत हुई। टाटा पावर के जरिए दोराबजी ने मुंबई और आसपास के कई शहरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, जिससे अर्बन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को काफी बूस्ट मिला। लास्ट में 3 जून 1932 को दोराबजी टाटा की मौत हो गई, पर इन्होंने जाने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी और पर्सनल वेल्थ टाटा ट्रस्ट के नाम कर दी थी, ताकि आगे भी वो पैसा पब्लिक वेलफेयर में यूज हो सके। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप की कमांड इनके कजन JRD टाटा को दी गई। इनका जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। JRD टाटा एरोप्लेन्स को लेकर बहुत पैशनेट थे और उनके इसी पैशन की वजह से 1929 में JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने। उस टाइम इंडिया में एयरलाइंस जैसी कोई चीज नहीं थी, इसीलिए लाइसेंस मिलने के मात्र 3 साल बाद 1932 में इन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो कि भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन थी और इस एयरलाइन की पहली फ्लाइट भी खुद JRD टाटा ने उड़ाई थी। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया और गवर्नमेंट ने सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि टाटा की ये एयरलाइन बंद होने वाली है, लेकिन JRD टाटा रुके नहीं और वॉर के खत्म होते ही फिर से एयरलाइन बिजनेस में एंटर हुए और इस तरह इन्होंने एयर इंडिया की शुरुआत की। एयर इंडिया उस टाइम अपनी अच्छी सर्विस और स्टाफ के पोलाइट बिहेवियर के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो JRD टाटा ने कभी सोचा नहीं था। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। बेसिकली ये एयरलाइन अब गवर्नमेंट के साथ गठबंधन में काम करने वाली थी और इसके पीछे कारण था सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह प्राइवेट बिजनेसेस के पास रहेगा तो शायद हाई प्राइसेस की वजह से आम आदमी ट्रेवल ही ना कर पाए। इसीलिए गवर्नमेंट और टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया में 50-50 पार्टनरशिप कर ली। पर गवर्नमेंट कंट्रोल में आने के बाद एयर इंडिया की सभी सर्विसेज धीरे धीरे खराब होने लगी, जिसके चलते इनकी वर्ल्ड क्लास एयरलाइन वाली इमेज भी खत्म हो गई। लेकिन JRD टाटा यहाँ रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने 1939 में मीठापुर में टाटा केमिकल्स की शुरुआत की। वही टाटा केमिकल्स जो आज सॉल्ट, मरीन केमिकल्स और सीमेंट जैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके बाद 1945 में इन्होंने टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की शुरुआत की। ये कंपनी बेसिकली ट्रक्स, बसेस और कमर्शियल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती थी और इसी कंपनी को आगे चलकर टाटा मोटर्स का नाम दिया गया। अब 1960s के दौरान भारत की इकोनॉमी मेजरली 2 चीजों पर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन JRD टाटा को ये समझ आ गया था कि कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज फ्यूचर का हिस्सा है। इसीलिए इन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर एक नया डिवीजन शुरू करने का सोचा जो कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके और इस तरह 1968 में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हुई। TCS भारत की पहली IT सर्विसेज कंपनी थी जो उस समय एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री थी। TCS ने कई बड़े बैंक्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की। इसके अलावा इन्होंने टाटा टी और लैक्मे जैसे ब्रांड्स भी बिल्ड किए। साथ ही जो कैंसर का इतना बड़ा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, इसकी स्थापना भी इन्हीं ने की थी। JRD टाटा ने जब टाटा ग्रुप को अलविदा कहा तो ग्रुप के पास 90 से ज्यादा कंपनीज थी जिन्हें बिल्ड करने में इन्होंने अपनी जिंदगी के 52 साल लगाए थे। अब JRD टाटा इस दुनिया से जा चुके थे और टाटा ग्रुप को एक नए लीडर की जरूरत थी और यहाँ पे एंट्री होती है सर रतन टाटा की। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के ग्रैंड चिल्ड्रन थे। ये जब 10 साल के थे तो इनके माता पिता अलग हो गए, जिसके चलते इनकी सारी परवरिश इनकी दादी जी ने की थी। रतन टाटा काफी सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल और डेडिकेटेड व्यक्ति थे जो इनकी लीडरशिप स्टाइल में भी नजर आता था। इन्होंने सबसे पहली जॉब 1962 में टाटा स्टील के प्लांट जमशेदपुर में एज ए ट्रेनी की थी। इनका ये डिसीजन किसी भी बिजनेस फैमिली के लड़के के लिए एक अनयूजुअल डिसीजन था,
क्योंकि ये चाहते तो सीधा कंपनी में एक हायर पोजीशन लेकर काम कर सकते थे, लेकिन रतन टाटा सर ने ग्राउंड लेवल पर काम करने का सोचा ताकि वो कंपनी के कल्चर और एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव को समझ सके। फिर जब JRD टाटा ने रिटायरमेंट ली तो 1991 में रतन टाटा सर को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। रतन टाटा की लीडरशिप का सबसे बड़ा माइलस्टोन था टाटा ग्रुप को डाइवर्सिफाई और एक्सपेंड करना। जब इन्होंने टाटा ग्रुप को संभाला तो ये ग्रुप काफी टुकड़ों में बटा हुआ था और कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज तक सीमित था। 1990s के दौरान टाटा मोटर्स सिर्फ ट्रक्स, बसेस और हैवी व्हीकल्स बनाते थे। पैसेंजर व्हीकल्स और कार्स में अभी भी मारुति सुजुकी जैसी फॉरेन कंपनीज मार्केट को लीड कर रही थी। तो इसीलिए रतन टाटा सर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी फैमिली कार बनाई जाए जो फुल्ली मेड इन इंडिया हो, और ऐसे 1998 में इन्होंने फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद इन्होंने TCS में एक बड़ा चेंज किया। अब तक TCS सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, इसीलिए इन्होंने अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी। साथ ही इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रिटेल और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा इन्होंने कई सारे ग्लोबल एक्विजिशंस भी किए, जैसे कि टाटा टी ने यूके के एक टी ब्रांड टेटली को एक्वायर किया, फिर टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया और टाटा स्टील ने एक बहुत बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर कोरस को एक्वायर किया। तो ये सब कुछ रतन टाटा सर की निगरानी में हुआ था। चलो अब बात करते हैं टाटा ग्रुप और रतन टाटा की उन क्वालिटीज के बारे में जिनकी वजह से लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। फर्स्ट है वैल्यूज एंड इंटेग्रिटी। रतन टाटा सर ने कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट नहीं किया। ये इन्हीं का डिसीजन था कि टाटा ग्रुप अनएथिकल तरीके से कभी भी ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट लेगा और ना ही उन्हें फंडिंग देगा। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी एक नई पहचान दी है। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक हिस्सा हमेशा से एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में जाता रहा है। थर्ड है एम्पैथी एंड कंपैशन। 26/11 के मुंबई अटैक के बाद इन्होंने ताज होटल के हर एम्प्लॉय के परिवार के लिए जो एफर्ट्स दिखाए वो हम सबको याद है। जिस तरह से स्टाफ और कस्टमर्स को सपोर्ट किया वो वाकई काबिले तारीफ है। पर अनफॉर्चुनेटली आज ये हमारे बीच नहीं है, बट इनकी लर्निंग्स हमेशा हमारे और टाटा ग्रुप के साथ रहेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि इनके जाने के बाद अब टाटा ग्रुप को कौन चलाएगा। तो देखो, टाटा फैमिली से तो लास्ट रतन टाटा सर ही चला रहे थे और अभी जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। ये एक नॉन पारसी है और यही अब इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।